राम राम भाई सारण है। स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल के बारे में। इससे ठीक पिछली क्लास में जो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 1 था उसमें हम पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे इस पार्ट 2 में मध्य पाषाण काल के बारे में, शिकार पशुपालन युग के बारे में। तो मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो क्या है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और इसको मध्य पाषाण काल के समय को या युग को क्या कहा जाता है, शिकार एवं पशुपालन युग भी कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन जो मानव था वो मछली पकड़ करके तथा जंगली जो कंदमूल फल होते थे उनका संग्रह करके अपना पेट भरते थे या जीवन यापन करते थे। और मध्य पाषाण युग के जो पत्थर से बने उपकरण होते थे उनमें क्या था, उनमें बहुत कुछ सुधार हो चुका था पुरापाषाण काल की अपेक्षा, और उनका जो आकार था बहुत छोटा हो गया था। मध्य पाषाण काल को युग को या इस मध्यवर्ती काल के युग को क्या कहा जाता है, उत्तर पाषाण युग या मीसोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसको आप नोट करेंगे, पॉइंट परीक्षा में आने योग्य है कि कभी कभी पूछ लिया जाए कि उत्तर पाषाण युग या मीसोलिथिक युग किस युग को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य पाषाण कालीन जो महादेह है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक क्षेत्र, उस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं। शुरू करते हैं नवपाषाण युग के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे नवपाषाण युग काल जो है उसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल की जो अवधि है वो है 7000 से 1000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग को नियोलिथिक युग भी कहा जाता है और इसका जो आरंभ है वो 9000 ईसा पूर्व में माना जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती है जो पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, बलूचिस्तान मेहरगढ़, वहाँ से एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व भी बताया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट, नवपाषाण युग के जो लोग थे वो पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, नवपाषाण काल के समय के जो लोग थे वो पॉलिशदार अर्थात चमकदार जो पत्थरों के जो हथियार थे उनका उपयोग किया करते थे नवपाषाण काल के मानव, जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। नवपाषाण युग के जो निवासी थे उनको सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय भी जाता है। तो नवपाषाण काल के जो मानव थे उनको सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय भी प्राप्त होता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अन्न उगाने का श्रेय किस युग के निवासियों को जाता है, तो किस युग के निवासियों को जाता है, नवपाषाण युग के निवासियों को जाना जाता है। इसी के चलते नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि कार्य की प्रक्रिया में पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। तो क्या था, जब वो कृषि करने लगे थे, मतलब अन्न उगाने लगे थे, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले अपने जैसे उसको ज़मीन को जोतने के लिए या खोदने के लिए क्या करते थे, तो पत्थर की कुदाल वगैरह बनाते थे और फिर नुकीले जो पाषाण डंडे होते थे उनसे ज़मीन की खुदाई करते थे या ज़मीन तोड़ते थे। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। तो जो पॉलिशदार जो चमकदार हथियार होते थे पत्थर के, उनके अतिरिक्त वे क्या करते थे, कुछ सूक्ष्म हथियारों का भी उपयोग करते थे, बहुत छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे और फलकों का भी उपयोग किया करते थे वो लोग। वे मिट्टी के सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। तो वो क्या करते थे, वो मिट्टी से जो सरकंडे होते थे, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के और जो गोबर से बने हुए सरकंडे होते थे उनसे निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। जो नवपाषाण काल के युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। तो नवपाषाण काल के जो समय मानव था उसमें क्या था कि वो आग का आविष्कार कर चुका था, तो वो आग जलाना सीख चुका था। चमकदार पॉलिशदार जो हथियार होते थे, पत्थर के बने हुए उपकरण होते थे, उनसे परिचित हो चुका था और अपने लिए स्थायी निवासों की भी उसने व्यवस्था कर ली थी। जो उनके निवास होते थे वो गोलाकार तथा आयताकार होते थे तथा इस युग का जो मानव था नवपाषाण युग का, वो स्थायी रूप से रहना सीख चुका था। जैसा बुरझोम कश्मीर चिराद में पाषाणकालीन जो पाषाण युगीन लोग थे वो पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो इस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, पत्थर से बने हुए उपकरणों का तो उपयोग करते ही करते थे, लेकिन जो जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी पशुओं की, तो उनसे भी हथियार बना करके उनका उपयोग करते थे, उनसे निर्मित उपकरणों का। नेक्स्ट देखेंगे,
बुर्ज़होम के लोग धूसर मृद भांडों का प्रयोग किया करते थे। तो जो बुर्ज़होम के जो लोग थे वो क्या करते थे, धूसर मृद भांडों का उपयोग भी किया करते थे, मतलब कच्चे बर्तनों का कुछ। आगे यहाँ पर जो नवपाषाण युग का जो मानव थे वो उनके जहाँ से साक्ष्य मिले हैं बुर्ज़होम से, तो बुर्ज़होम में कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। तो क्या प्रचलन था नवपाषाण युग के समय कि जो कब्र होती थी उस समय की कब्र के जो साक्ष्य मिले हैं, तो उधर क्या पाया गया है कि मालिक के शव के साथ साथ उसके जो पालतू कुत्ते होते थे उनके शवों को भी साथ में दफनाया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं पाई गई है। तो जो नवपाषाण युग के समय का की जो यह प्रथा थी अपने मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने की, यह प्रथा भारत के अतिरिक्त कहीं भी और नहीं दिखाई पड़ती है। इस काल के जो लोग थे वो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। तो इस काल के जो नवपाषाण युग के मानव थे वो अन्न उगाना तो सीख ही गए थे, खेती करना, लेकिन वो कृषि के अतिरिक्त क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, गाय भेड़ बकरी आदि पालने लगे थे। वे गाय बैल भेड़ बकरी आदि पालते थे। मेहरगढ़ के जो नवपाषाण युगी या नवपाषाण कालीन जो मानव थे या लोग थे वो गेहूँ जौ और रुई उपजाने लगे थे। जबकि इलाहाबाद के पास क्या है, चावल उगाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो जो नवपाषाण युग का जो मानव था वो क्या था, खेती करना सीख चुका था, कृषि के अतिरिक्त वो पशुपालन भी करता था, और वो बुर्ज़होम के जो लोग थे वो दूसरा मृत भांडों का उपयोग भी करते थे, और खेती में क्या क्या करते थे, गेहूँ जौ और रुई भी उपजाते थे। जबकि जो इलाहाबाद के पास है चावल उगाने के साक्ष्य के प्रमाण भी कुछ मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, अनाज को खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या था, नवपाषाण कालीन जो मानव थे वो स्थायी निवास की प्रवृत्ति तो अपना चुके थे, लेकिन उनका क्या हुआ, आगे ज़रूरत पड़ी उन्हें अनाज रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए और पानी आदि को पीने के लिए, जलपान करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। तो अतः उन्होंने कुंभकारी सर्वप्रथम इस युग में परिलक्षित होती है। तो जो मिट्टी से बर्तन बनाने की जो प्रथा है या प्रचलन जो है वो किस युग में दिखाई पड़ता है, वो नवपाषाण युग में ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ आरंभ में क्या था कि यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित किए जाते थे। मतलब पहले क्या था कि जब इन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो आवश्यकता के अनुसार नवपाषाण काल के मानव ने अपने हाथों से ही कच्चे जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें बनाना शुरू कर दिया, हाथ से ही मृदभांड बनाना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, मिट्टी के अधिकांश जो बर्तन है वो चाक पर बनाने लगे। आपने देखा होगा कुम्हार को कभी अपने गांव वगैरह में, ग्रामीण इलाकों में, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है अपने एक पहिए पर, चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो बाद में इस प्रकार से वो बर्तन बनाने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण युग से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इनमें क्या था नवपाषाण युग में कि पॉलिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड एवं मंद बड़ मृदभांड भी सम्मिलित थे। तो इनमें क्या करते थे वो लोग, चमकदार काले मृदभांड भी बनाते थे, काले मिट्टी के बर्तन, धूसर मृदभांड बर्तन भी बनाते थे, और मंद बड़ मतलब किसी प्रकार के अन्य और दबे हुए थोड़े धीमे जो हैं प्रकाश करने वाले या थोड़े बहुत कम चमकदार रंग के कच्चे बर्तन भी इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट देखेंगे, नवपाषाण युगीन जो सेल्ट हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, बसूले हैं, छेनी हैं आदि उपकरण उड़ीसा, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। तो नवपाषाण काल के जो कुल्हाड़ियाँ हैं, बसूले हैं, छेनी आदि उपकरण और कुदाल वगैरह जो उपकरण हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ, उड़ीसा और छोटा नागपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया था। क्या हुआ, पहले तो वो लोग क्या करते थे कि सबसे पहले उन्होंने पत्थरों से हथियार, जो औजार थे या उपकरण थे उनके निर्मित किए। फिर उसके ठीक बाद उन्होंने पशुओं की जो हड्डियाँ हुआ करती थी उससे उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया। फिर इसके ठीक बाद जब वो कुछ समय बाद जो लोहे से परिचित हो गए, जब वो उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया था। लोहे के फल से उन्होंने जो युक्त लोहे के फल से युक्त जो हल होता था उसके कारण उन्होंने मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना शुरू कर दिया और गहरी जुताई करना भी संभव हो गया। किसके कारण, लोहे का ज्ञान हो जाने से या लोहे के बने औजारों या उपकरणों के द्वारा, जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। नेक्स्ट देखेंगे, नवपाषाण युग के ठीक बाद अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण युग के बारे में या ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो ताम्रपाषाण काल को धातु युग या लोहे युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अगर अंग्रेजी शब्द रूप कभी आ जाए तो चैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसके नाम से, चैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है ताम्रपाषाण युग को। नवपाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है,
और जो मध्य पाषाण युग है उसे मीसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो जब नवपाषाण युग का जो अंत हुआ तो अंत होते होते क्या हो गया कि वो लोग लोहे के ज्ञान से परिचित हो गए थे, तो मतलब धातुओं के ज्ञान से परिचित होने लगे थे और धातुओं का प्रयोग करके उन्होंने अन्य उपकरण या औजार भी बनाना उन्होंने सीख लिया था। आगे देखेंगे, पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। तो पहले क्या किया उन्होंने, पत्थरों से कुछ औजार वगैरह बनाते थे, उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। तो कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम पाषाण युग में जो प्राप्त या उपयोग होने वाली जो धातु थी वो क्या थी, तो तांबा थी। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पॉइंट नोट करने योग्य है, परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण युग को या किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसी प्रकार सभी जो युग हैं अलग अलग उनके नाम हैं, तो उनको आप याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग, मध्य पाषाण युग को मीसोलिथिक युग, नव पाषाण काल को नियोलिथिक युग। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। तो क्या थे ताम्र पाषाणकालीन जो लोग थे उस समय के युग के, तो वो ग्रामीण समुदाय के थे और देशों के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पर पहाड़ी ज़मीनें थीं और नदियाँ थीं। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में आहार और गिलुंड में उत्खनन हुआ है। तो राजस्थान और में जो आहार है और गिलुंड जो स्थान है, इधर भी उत्खनन या खुदाई के अवशेष मिले हैं जो बनास घाटी के सूखे भागों में भी स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरड़ में भी उत्खनन हुआ है। मालवा से प्राप्त मृदभांडों को ताम्र पाषाणीय मृदभांडों में से उत्कृष्ट माना गया है। तो जो मालवा से प्राप्त जो मृदभांड हुए, कच्चे बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बने हुए, तो वो ताम्र पाषाणीय मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट या शोभामान या चमकदार माने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वो गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालने लगे थे। क्या था, वो अपने जीवन यापन के लिए ताम्र पाषाण काल के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालने लगे थे, अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। और साथ में वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए, मांस आदि के लिए क्या करते थे, हिरण का शिकार भी किया करते थे। और उस समय ताम्र पाषाण युग के समय ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है ताम्र पाषाण युग के समय तक। नेक्स्ट देखेंगे, वे गेहूँ से, चावल से, बाजरा से, मसूर से, उड़द, मूंग, मटर, रागी अर्थात मंडुआ, अलसी तथा कपास उगाने लगे थे। तो जो नव पाषाण युग का जो मानव था, उस समय के मानव को अन्न उगाने का श्रेय जाता है, लेकिन ताम्र पाषाण युग के आते आते क्या था, वो लोग गेहूँ से, चावल से, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, अलसी, कपास आदि उगाने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे, वे मछली पकड़ने के लिए कांटे तथा बंसी का उपयोग भी करते थे। तो क्या करते थे, मछली पकड़ने के लिए पहले तो वो कांटे का उपयोग करते थे, फिर उसके ठीक बाद बंसी का भी उपयोग करने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे, वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। तो पहले ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करते थे, गीली मिट्टी को थोप थोप कर अपना घर बना लिया करते थे, जबकि जो आहार के जो लोग हैं वो पत्थर से बने घरों में रहा करते थे। जो ताम्र पाषाण युग का जो मानव था वो तांबे का शिल्प कर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। नेक्स्ट, वे पत्थरों के जो मनके होते थे या गुटकियाँ जो गुटके होते थे उनको भी बनाया करते थे पत्थर से। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र पाषाण युग के जो मानव थे वो वस्त्र निर्माण से भी परिचित हो चुके थे। क्या था कि नव पाषाण युग तक तो क्या था कि वो और उससे पहले कि जो मानव था वो पशुओं की पहले तो कुछ पहनता ही नहीं था, फिर उसके ठीक बाद जो पशुओं की छाल वगैरह होती थी उसको अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करने लगा। फिर उसके और ठीक बाद जो पेड़ की छाल वगैरह होती थी या पशुओं की जो खाल या चमड़ी होती थी उससे अपने शरीर को ढकने लगे थे ताम्र पाषाण युग के लोग। फिर उसके ठीक बाद नहीं, मध्य नव पाषाण युग के पहले के लोग, फिर उसके ठीक बाद ताम्र पाषाण काल के आते आते वो लोग वस्त्र निर्माण से परिचित हो चुके थे या अच्छे से सुपरिचित हो चुके थे। उस समय के जो लोग थे ताम्र पाषाण काल के, वो मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। तो क्या करते थे, उस समय क्या प्रचलन था कि उस समय के जो लोग थे ताम्र पाषाण काल के समय के, तो वो मृतक को, मरे हुए आदमी को अस्थि कलश में रख करके अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ दिया करते थे। ताम्र पाषाण काली जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा भी करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियाँ भी पूजी जाती थीं।
तो क्या था कि इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं कि ताम्रपाषाण कालीन जो मानव था वो मात्र दुबी की पूजा या उपासना में विश्वास करता था, तथा उस समय की जो अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियाँ भी हैं वो भी पूजी जाती थी। ऐसे अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण युगीन जो बस्तियाँ थीं बहुत छोटी होती थीं और कुछ काफ़ी बड़ी होती थीं। ताम्रपाषाण युग की सभ्यता की या धातु युग या लोह युग के समय इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन हुई हैं? तीर के नोक, बर्छे के फल, बंसियाँ, सील्ट, कंगन, छेनी आदि उस समय के जो खुदाई से प्राप्त हैं ताम्र वस्तुएं या तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, गैरिक मृदभांड भी पाए गए हैं। यह एक लाल अनुलेपित भांड होता है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और प्रायः कलश के आकार में होता है। तो क्या होते हैं गैरिक मृदभांड? एक लाल अनुलेपित भांड होते हैं या बर्तन होते हैं जो अक्सर काले रंग में रंगे होते हैं, लेकिन जो किसके आकार के होते हैं? कलश के आकार के होते हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे ताम्रपाषाण काल से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो राजस्थान का जो कालीबंगा है और हरियाणा का बनवाली प्राक हड़प्पीय एवं ताम्रपाषाणिक अवस्था है। नेक्स्ट, कोट दीजी और कैथा की संस्कृति कैसी है? हड़प्पा कालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के जो कुछ कृषक थे वो कृषक समुदाय जो थे सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया और वे नगरों की स्थापना में भी सफल हो गए थे। नेक्स्ट देखेंगे ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व तक बनी रहीं। इसके लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद वर्षा की मात्रा में कमी आना माना जाता है। तो क्या था कि ताम्रपाषाण काल का जो मानव था या कृषक समुदाय जो था वो सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़ता गया तथा कांसे की जो तकनीकी ज्ञान था उसे उसे प्राप्त होता गया और नगरों की स्थापना भी वो लोग करने लगे, अर्थात नगर नियोजन की जो प्रणाली थी उसे अपनाना शुरू कर दिया। फिर इसके ठीक बाद क्या स्थिति बनती है कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ थीं वो 1200 ईसा पूर्व तक तो बनी रहीं, लेकिन इसके लुप्त होने का एकमात्र एक कारण भी बताया जाता है कि 1200 ईसा पूर्व के बाद वर्षा की मात्रा में कमी आने से ये सब गायब हो गई या लुप्त हो गई। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए थे। तो ताम्रपाषाण युग के समय के जो मानव थे वो क्या करते थे? वो जलोढ़ मिट्टी वाले या मैदानों और घने जंगले वाले इलाकों में नहीं रहा करते थे। वो किस इलाकों में रहा करते थे? वो रहते थे पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी के जो तट होते थे उन पर रहा करते थे। ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे वो लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त किया करते थे। जो तांबे से आने को पहले तो वो पत्थर के उपकरण बनाते थे, फिर उसके बाद वो लोग तांबे के उपकरण बनाने लगे थे। वे चाकों पर बने जो काले लाल मृदभांड होते थे उनका भी उपयोग करते थे। पहले जो मानव था वो क्या करता था कि मिट्टी के जो बर्तन बनाता था कैसे बनाता था? हाथों से बनाता था। फिर उसके ठीक बाद उन्होंने चाक पर बने बर्तनों का भी उपयोग करने सीख गए। इसके ठीक बाद उनकी जो प्राय जो कांस्य अवस्था थी उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट देखेंगे, वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए मृदभांडों का उपयोग करने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे ताम्रपाषाण काल से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोटा एवं थाली दोनों उनके द्वारा प्रयुक्त होते थे। तो क्या था, ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे वो बर्तनों में खाने और पीने के लिए या बर्तन में कुछ रखने के लिए लोटा और थाली दोनों प्रयुक्त करने लगे थे, जो अभी भी चलन में है। नेक्स्ट देखेंगे ताम्रपाषाण काल में पशुपालन गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, ऊँट आदि का किया करते थे। जो कैथा मालवा की जो कैथा है क्षेत्र है और मध्य भारत का जो एरड़ क्षेत्र है उनकी सबसे पुरानी बस्तियाँ थीं। ताम्रपाषाण युग के जो मानव थे उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे उन्होंने पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। तो जैसे ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे वो पशुपालन का सदुपयोग क्यों नहीं कर सके? उनका वो बोझा ढोने में या किसी प्रकार से कोई काम करने में उपयोग नहीं कर सके वो लोग। वे विस्तृत कृषि भी नहीं कर सके। वो पशुपालन करते थे वो लोग अपने हाथों से किया करते थे, लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ कि हल चलाने की प्रथा चली थी तो वो उसमें बैलों द्वारा या पशुओं द्वारा उसका उपयोग होता था। बोझा ढोने के लिए गधों वगैरह का उपयोग होता था, आने जाने के लिए घोड़ों का उपयोग होता था। तो इस प्रकार से पशुपालन का वो लोग सब सदुपयोग नहीं कर सके थे। वो किस विस्तृत कृषि भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हल और फावड़ा उनके पास जब पर्याप्त मात्रा में नहीं थे तो वे केवल झूम खेती ही कर पाते थे। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से वो लोग कीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में सहायता
मिली है। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र पाषाणी लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। एक पॉइंट नोट करने योग्य, ताम्र पाषाणकालीन जो लोग थे वो लिखने की कला नहीं जानते थे और ना वो नगरों में रहते थे। जबकि कांस्ययुगीन जो लोग थे वो क्या करते थे, नगरवासी हो गए थे, वो नगरों में रहने लगे थे या नगर योजना प्रणाली जो है उसको अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ताम्र पाषाणी गैरिक मृदभांड वाले जो लोग हैं वो हड़प्पा वासियों के समसामयिक थे। नेक्स्ट देखेंगे, नौदा टोली मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी बांस तथा फूस के बने हुए चौकोर एवं वृत्ताकार घर के भी साक्ष्य भी मिले हैं। ताम्र पाषाणिक के जो मृदभांड होते थे वो लाल काले रंग के होते थे जिन पर ज्यामितीय आकृति उत्कीर्ण है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग के बारे में एवं कांस्य युग के बारे में तो वह समाप्त होता है। तो ऐसे ही जीके जीएस से या कंपटीशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर, टॉपिक्स पर क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।